हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम केमिस्ट्री को हम इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री जो कि CGPSC मेंस का जो पेपर नंबर 4 है, ठीक है ना, पेपर नंबर 4 है, उसके भाग 2 से संबंधित है, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर इससे पहले भी हमने देखा था कि लोहे का निष्कर्षण या फिर धातु कर्म, ये तो हम इसमें शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन किसी भी धातु का धातु कर्म, मेटलर्जी या फिर एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण करने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, तो हम वो पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं। तो पहले इसको समझने से पहले, इस वीडियो को हम आगे बढ़ने से पहले, मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप पहले जो उसके 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, किसी भी मेटल के निष्कर्षण के लिए, उन स्टेप्स को आप पीछे के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये वीडियो जो है CGPSC मेंस के दृष्टि से या फिर कोई सा भी स्टेट PCS होता है उसके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि लोहे का निष्कर्षण आखिर किस प्रकार किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। अब लोहे के निष्कर्षण की हम शुरुआत करते हैं। तो लोहे के निष्कर्षण को समझने के लिए या फिर मेटलर्जी ऑफ आयरन को समझने के लिए हमको ये पहले समझ लेते हैं कि आयरन के कौन कौन से अयस्क होते हैं या फिर कौन कौन से आयरन के ओर्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब आयरन जो है किस रूप में पाया जाता है, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण ओर्स हैं, ठीक है। तो आयरन के जो ओर है वो 3 रूप से बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है ऑक्साइड अयस्क या फिर ऑक्साइड ओर, दूसरा कार्बोनेट अयस्क और तीसरा जो होता है सल्फाइड अयस्क। इन 3 रूपों में जो है लोहे जो है अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो ऑक्साइड के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें 2 होते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ठीक है ना। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है आप याद कर सकते हैं, Fe2O3, ठीक है। ये है क्या, हेमेटाइट का फॉर्मूला। वहीं अगर मैग्नेटाइट का फॉर्मूला की बात करें तो Fe3O4 होता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। वहीं जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उसमें एक होता है सीडेराइट, ठीक है। सीडेराइट का जो फॉर्मूला होता है FeCO3। फेरिक कार्बोनेट जो होता है ना, उसी को हम सीडेराइट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सल्फाइड अयस्क के अंदर जाएंगे तो आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट, ये दोनों जो है, हालांकि ये कॉपर पायराइट जो है ये कॉपर का भी अयस्क है, ठीक है। आयरन पायराइट का जो फॉर्मूला होता है FeS2 होता है, ठीक है। वहीं जो कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये जो टोटल है ये लोहे का अयस्क है, ये सभी के सभी। तो यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अयस्क क्या होता है, लोहे के कुछ अयस्कों का एग्जाम्पल सहित बताएं, तो यहाँ से भी आपसे ये बन सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम आए तो लोहे के निष्कर्षण की हम शुरुआत करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर लोहे का निष्कर्षण जो है ये कौन कौन से स्टेप्स के रूप में होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे भारत देश में या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर की अगर बात करें तो हेमेटाइट अयस्क जो होता है लोहे का वो सर्वाधिक पाया जाता है। हेमेटाइट मतलब अभी बताया क्या, Fe2O3, ये हेमेटाइट होता है, ठीक है। और जनरली जो लोहे का निष्कर्षण होता है इस हेमेटाइट अयस्क के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि हेमेटाइट का जो अयस्क, क्योंकि अयस्क जो होता है बड़े बड़े बोल्डर के रूप में होगा, ठीक है ना, जैसे इस टाइप के बड़े बड़े पत्थर के रूप में ये अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है, इस रूप में। तो अब इतने बड़े बड़े साइज़ का तो हम निष्कर्षण करेंगे नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं, इन बड़े बड़े जो पत्थर के जो साइज़ होंगे, ठीक है, टुकड़े होंगे हेमेटाइट अयस्क का, उसको दलित्र या फिर बोलते हैं क्रशर, ठीक है। उस क्रशर या फिर उसी को हम बोलते हैं स्टैम्प मिल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, क्रशर या फिर स्टैम्प मिल। उस स्टैम्प मिल के अंदर डालकर उसको महीन चूर्ण के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं कि जो हेमेटाइट अयस्क का जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको क्रशर के अंदर डाल के हम महीन टुकड़े के रूप में या फिर फाइनली पाउडर के रूप में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जब वो चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ये 4 पदों से होकर गुजरता है, ठीक है। पहला होता है अयस्कों का सांद्रण, या ठीक है, या फिर जो हेमेटाइट अयस्क है उसका सांद्रण करना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को कॉन्सेंट्रेट करना या फिर अयस्क का सांद्रण करना। कौन सा अयस्क, कौन सा, तो हेमेटाइट अयस्क, ठीक है। दूसरा जो है सांद्रित अयस्क का भर्जन करना। तो यहाँ पे जो अयस्कों का सांद्रण होगा और सांद्रण के पश्चात जो सांद्रित अयस्क मिलेगा हम उसका क्या करेंगे, भर्जन करेंगे या फिर रोस्टिंग करेंगे। तीसरा स्टेप जो होगा वो जो यहाँ से भर्जित अयस्क मिलेगा दूसरे स्टेप से,
उसका हम प्रगलन करेंगे। क्या करेंगे? प्रगलन या फिर स्मेल्टिंग करेंगे। और जो चौथा होगा लास्ट स्टेप में, हमको क्या करना है, यहाँ से जो हमको प्रगलन के पश्चात जो लोहा हमको मिलेगा वो इम्प्योर रूप में मिलेगा, ठीक है ना, अशुद्ध रूप में मिलेगा। तो इस इम्प्योर आयरन को शुद्ध रूप में या फिर प्योर रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसका प्योरीफिकेशन करेंगे या रिफाइनिंग करेंगे। तो ये 4 प्रोसेस से हमको लोहे के अयस्क हेमेटाइट को गुजारना है, तब जाके हमको कहीं लोहा प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे इन सारे स्टेप्स का। तो पहला स्टेप्स है अयस्कों का सांद्रण या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बोले तो कौन सा, Fe2O3 हेमेटाइट ओर की बात हो रहा है, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो पहला हम क्या देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन ओर, ठीक है, हेमेटाइट, ठीक है, या हिंदी में बोले तो लोहे के अयस्क का सांद्रण करने के लिए। तो हमको पता है कि जो लोहे का अयस्क हेमेटाइट है, ठीक है, उसका सांद्रण जो होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। कौन सा? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा हेमेटाइट अयस्क का किया जाता है। और गुरुत्वीय पृथक्करण जो है सांद्रण की एक विधि होता है, जो कि मैं पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं यहाँ वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस जो है, ये जो सेटअप है, वो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या फिर गुरुत्वीय पृथक्करण का मेथड है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है, एक हल्के से ओवरव्यू के रूप में। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लोहे का अयस्क मतलब हेमेटाइट का जो चूर्ण था, जो पाउडर था, उसको यहाँ से डाला जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक तेज जेट ऑफ वाटर मतलब पानी यहाँ से बहाया जाता है। तो इस पानी बहाने से क्या होता है कि क्योंकि जो हेमेटाइट अयस्क होगा वो भारी होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो अयस्क होता है वो भारी होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे जो बीच बीच में खांचा बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो शुद्ध अयस्क होगा मतलब जो अयस्क होगा वो उसकी घनत्व तो अधिक होगी, मतलब वो डेंसिटी अधिक होगा इन अयस्कों का। और जो अशुद्धि इनके साथ होता है, उन अशुद्धियों की जो बोले तो घनत्व जो होता है वो कम होता है, ठीक है, अशुद्धियों की घनत्व कम होता है और हेमेटाइट अयस्क का घनत्व अधिक होता है। तो जैसे ही यहाँ से चूर्ण को भेजा जाता है, तो जो हमारा डेंसर पार्टिकल है या फिर जो अयस्क का पार्टिकल है, वो इन खांचों में क्या होता है, फंस जाता है। और जो हमारा गैंग पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो अशुद्धियाँ होती हैं, इन पानी के साथ बहते हुए इस कंटेनर के अंदर जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण हो जाता है, ठीक है। तो अयस्कों के सांद्रण के बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेप में, रोस्टिंग ऑफ आयरन ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सांद्रित अयस्क को हम आगे सेकेंड स्टेप में ले जाते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे दूसरा जो स्टेप आ गया, सांद्रित अयस्क का भर्जन या फिर रोस्टिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर। हमने पहला स्टेप में क्या किया, उसका कॉन्सेंट्रेशन किया, सांद्रण किया, वहाँ से जो अयस्क प्राप्त हुआ हम उसको सांद्रित अयस्क कहेंगे। तो सांद्रित अयस्क का हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे रोस्टिंग करेंगे, भर्जन करेंगे, ठीक है। देखिए ये रोस्टिंग या फिर भर्जन जो है एक ऑक्सीकरण का विधि है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीकरण का विधि है कि जो हमारा अयस्क होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने का कार्य होता है, यहाँ पे उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सांद्रित अयस्क मिला, स्टेप 1 से जो सांद्रित अयस्क मिला, उसको हम उसके गलनांक के नीचे तक मतलब पिघलने से पहले तक वायु की अधिकता में गर्म करते हैं, ठीक है। किससे, सांद्रित अयस्क को पिघलने से नीचे तक वायु के अधिकता में गर्म करते हैं। अब गर्म करने के कारण जो ऑक्साइड होता है मतलब जो हमारा अयस्क होता है, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीकरण के पश्चात इस भर्जन की प्रक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन सबको भी हम पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या देखें कि सांद्रित अयस्क को हम क्या गलने से नीचे तक, गलनांक से नीचे तक वायु की अधिकता में गर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी जो है बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है। तो तापमान अधिक की होने की वजह से जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल आता है, ठीक है ना। तो अभी मैं आगे जो है एक ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम दिखाऊंगा, वहाँ से निकलने के लिए, गैसेस निकलने के लिए यहाँ पे आउटलेट बना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो नमी होता है मतलब पानी होता है, वो इतना अधिक तापमान होने की वजह से गर्म होकर भाप में बदल जाएगा नमी, और वो बाहर निकल आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें देखिए जो हमारा
सांद्रित अयस्क होगा क्योंकि वो पूरी तरीके से तो शुद्ध हुआ नहीं था, तो उनमें कुछ अशुद्धियाँ भी पाई जाती है, तो उसमें आर्सेनिक और सल्फर की अशुद्धियाँ उपस्थित होती है। तो आर्सेनिक और सल्फर की अशुद्धियाँ जो है उनके ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे जो आर्सेनिक होता है वो जब हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो आर्सेनिक ऑक्साइड बनाएगा AS2O3, ठीक है, ये गैस के रूप में बन जाएगा और ये जो है आउटलेट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो सल्फर की अशुद्धि होगा वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और गैस के रूप में ये भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो आर्सेनिक और सल्फर की अशुद्धियाँ जो है उनके ऑक्साइड के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब तीसरा क्या है कि अयस्क में अगर, ठीक है, हमारा जो हेमेटाइट अयस्क है उसमें अगर हमारे पास फेरस कार्बोनेट हो, ठीक है, फेरस कार्बोनेट मतलब FeCO3, ये फेरस कार्बोनेट है। इसी को हम सीडेराइट भी कह रहे थे। मैं पीछे शुरुआत का जो स्लाइड था उसमें बताया था कि सीडेराइट क्या होता है, FeCO3। तो अगर हमारा जो अयस्क है हेमेटाइट का उसमें फेरस कार्बोनेट है या फिर सीडेराइट भी उपस्थित है, तो सीडेराइट क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मैं इसके लिए यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास FeCO3 है, ठीक है, फेरस कार्बोनेट है, तो इसको जब हम गर्म किए, क्योंकि हम टेम्परेचर बहुत ज़ोर से दे रहे हैं, बहुत तेज़ हवा या फिर बहुत तेज़ गर्म हवा तो देते हैं साथ साथ, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो FeCO3 होता है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इसका ये टूट जाता है दो फॉर्म में। पहले बनता है FeO और इसके साथ साथ CO2 की मात्रा बनता है, ठीक है, FeCO3 डिकम्पोज हुआ FeO और CO2 में। वापस से जो ये FeO है, ठीक है, ये FeO है, ये क्योंकि हम हवा की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो इसके साथ रिएक्शन करके हमारा Fe2O3 ये हेमेटाइट में वापस से बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रोस्टिंग के अंदर मैं शुरुआत में ही बताया था कि रोस्टिंग क्या होता है, ऑक्सीकरण का एक विधि है। तो इसमें जो यहाँ पे आयरन कार्बोनेट था वो यहाँ पे देखो कि इसमें Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। और जो चौथा पॉइंट क्या होता है, इसमें चौथा परिवर्तन ये होता है कि जो हमारा अयस्क होता है वो संरंध्र हो जाता है। मतलब जैसे कि हमारा ये अयस्क है, ठीक है, ये सब अयस्क है, तो बीच बीच में इसमें छोटे छोटे पोर्स, ठीक है, पोर्स, छोटे छोटे होल, छिद्र हो जाते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, आगे के जो स्टेप्स होंगे उनमें अपचयन अच्छे से हो पाएगा, ठीक है, या फिर कह लें कि उनका रिडक्शन जो है अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो ये संरंध्र का मतलब होता है पोरस, छिद्र वाले, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया सांद्रित अयस्क का भर्जन। अब भर्जन के बाद हम तीसरे स्टेप में देखते हैं कि तीसरा क्या है। भर्जन के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है स्मेल्टिंग ऑफ द रोस्टेड ओर, या फिर भर्जित अयस्क का प्रगलन, ठीक है ना, क्या, भर्जित अयस्क का प्रगलन। तो 2 स्टेप से हम गुजार चुके। पहला स्टेप था उसमें क्या था, सांद्रण था, ठीक है। जब सांद्रण हुआ तो सांद्रित अयस्क के हम फिर क्या किए, भर्जन किए, ठीक है। तो अयस्कों का जब भर्जन हो गया तो यहाँ से हमको भर्जित अयस्क प्राप्त हुआ। अब भर्जित अयस्क का हम क्या कर रहे हैं, स्मेल्टिंग या फिर प्रगलन कर रहे हैं। ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये भर्जन जो था एक ऑक्सीकरण का विधि था, लेकिन जो प्रगलन या स्मेल्टिंग है ये रिडक्शन का एक विधि है, ठीक है, रिडक्शन या फिर अपचयन का एक विधि है, अपचयन का, ठीक है। तो इसी में जो हमारा अयस्क है Fe2O3 या हेमेटाइट, उसका अपचयन इस विधि के अंदर होने वाला है, ठीक है। देखिए अब क्या किया जाता है प्रगलन के लिए, क्या शुरुआती जो प्रक्रिया है वो क्या है कि जो भर्जित अयस्क मिला भर्जन की प्रक्रिया के दौरान, उसका प्रगलन कहाँ होता है, वात्या भट्टी के अंदर होता है। ये जो है वात्या भट्टी है, इसको हम ब्लास्ट फर्नेस भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस या वात्या भट्टी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस है, इसी के अंदर जो है प्रगलन की प्रक्रिया होता है। तो प्रगलन के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा भर्जित अयस्क मिला, रोस्टेड अयस्क मिला, उसके साथ कोक मिलाते हैं, कोक के साथ चूना मिलाते हैं, ठीक है। कोक मतलब कार्बन है समझ लीजिए एक तरह का, और चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर कहते हैं, और कोक मतलब कार्बन। तो हम प्रगलित अयस्क उसके साथ मिलाए कोक मतलब कार्बन, साथ ही साथ उसके साथ मिलाए चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों को मिलाया
और यहाँ से ये कप एंड कोन बना हुआ लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ से हम क्या करते हैं Fe, देखिए ये हमारा अयस्क है, भर्जित अयस्क। भर्जित अयस्क के बाद ये कोक मतलब ये कार्बन हो गया, और साथ में साथ ये हम चूना मिला है, ठीक है, चूना का पत्थर। इन तीनों को मिला के इस कप एंड कोन के माध्यम से हम इसको अंदर डालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर प्रवेश कर दिया गया। अब देखिए भट्टी का तापमान यहाँ से लेके यहाँ तक अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर तापमान मान लेते हैं मिनिमम 200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 200 डिग्री और इसके आसपास का होता है। और नीचे यहाँ तक का जो तापमान होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे तक जैसे जाते हैं तो तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता चला जाता है, ठीक है। और यहाँ से जब हमारा Fe2O3 मतलब जो हेमेटाइट अयस्क था, जब हमको यहाँ लास्ट में प्राप्त होगा तो पिघले हुए रूप में हमको शुद्ध लोहे के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है, अयस्क। उसमें ऑक्साइड हट जाएगा और लोहा जो है पिघले हुए रूप में प्राप्त होगा, जिसको यहाँ पे मोल्टन आयरन या फिर पिघली हुई आयरन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना प्रक्रिया था। अब इसमें और भी प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि मैंने बताया कि जो वात्या भट्टी का तापमान होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। तो अलग अलग तापमान में जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसको हम 3 पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए जो पहला पार्ट होता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ मान लेते हैं कि 400 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और नीचे गए तो 400 से यहाँ पे 900 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो ये 400 से 900 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम एक अलग पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है। इसके बाद 900 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान, इनके रेंज में क्या होता है हम वो दूसरा पढ़ेंगे। और 1200 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान, इनके बीच में क्या होता है तीसरे। मतलब प्रगलन की प्रक्रिया के दौरान कुल 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगा, 3 तरह का तापमान के अकॉर्डिंग परिवर्तन होगा। एक 400 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच, दूसरा 900 से 1200 के बीच, और तीसरा 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने ठीक है, तो पहला हम जो देख रहे हैं क्या कि 400 से 900 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर के बीच में, यहाँ पे हेडिंग भी मैंने लगाया कि विभिन्न तापमान पर वात्या भट्टी में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया। तो पहला जो हम रेंज क्या ले रहे हैं 400 से 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये 400 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 900 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों रेंज के बीच में क्या होता है, तो इस क्षेत्र के बीच को हम अपचयन क्षेत्र कह रहे हैं या फिर रिडक्शन जोन कह रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा अयस्क है उसका रिडक्शन होगा। अयस्क क्या है हमारा Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, या इसी को हम कह रहे हैं हेमेटाइट। अपचयन का सीधी सी मतलब क्या है कि यहाँ से हमको ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ऑक्सीजन रिमूव जो हो जाएगा तो इसका अपचयन हो जाएगा, और ऑक्सीजन जब हट जाएगा तो हमको यहाँ से शुद्ध रूप का जो आयरन है वो हमको यहाँ से आयरन हमको Fe मिल जाएगा, ठीक है। तो हम 400 से 900 डिग्री सेल्सियस के अंदर अपचयन क्षेत्र देख रहे हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो अयस्क हमारा उपस्थित होता है, ठीक है, जो हमारा अयस्क होता है उसमें जो कुछ भी उपस्थित होता है, जैसे अयस्क में हम साथ में क्या डाले थे, कोक डाले थे। तो अयस्क के साथ वाला जब कोक नीचे आएगा, ठीक है, और देखिए यहाँ से एक गर्म हवा, ठीक है, हॉट एयर लिखा हुआ है, गर्म हवा, ठीक है, इसको गर्म हवा अंदर डालने का एक रास्ता बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब गर्म हवा जब डालते हैं तो ये ऊपर उठता है। ऊपर उठते ही यहाँ से जो हम कोक डाल रहे थे ये कार्बन, ठीक है, इस कार्बन के साथ जब ये गर्म हवा रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा, जो हमारा अयस्क है, ठीक है, Fe2O3, ये अयस्क का को अपचयित करता है और अपचयित करके आयरन में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। ये इसके अंदर होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या हुआ। पहला यहाँ रिएक्शन क्या हुआ कि ऊपर से जा रहा था कोक मतलब कार्बन, नीचे से आ रहा था ये गर्म हवा मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और हमको क्या पहले मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे बोला है कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, ठीक है। इसको अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा और यहाँ पे 2 लिख दूंगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमको मिल गया। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्या करेगा, अपचयन का कार्य करता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कोक मिलाया गया था उसका कारण ही यही था कि जो हमारा अयस्क है उसका अपचयन करने का कार्य करेगा। और अपचयन कार्बन जो है पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बना, इसके बाद इसका अपचयन करेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे जो हमारा अयस्क था, कौन सा अयस्क, Fe2O3,
Fe2O3। इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इन दोनों के बीच में बस जब रिएक्शन हुआ तो इसका अपचयन हुआ, मतलब ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है, अपचयन जब होगा तो अपचयन होने से पहले इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण एक स्टेप में होता है, मतलब Fe3O4 के रूप में बदलेगा। Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके Fe3O4 हेमेटाइट, ये हेमेटाइट था, ये मैग्नेटाइट में बदल गया। और साथ ही साथ ये जो कार्बन था, क्योंकि नीचे से पर्याप्त ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके पुनः कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करेगा। ठीक है, क्योंकि जब पर्याप्त ऊष्मा या ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और फिर जब पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने लगता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो अब Fe3O4 Fe2O3 जो है Fe3O4 में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या होगा कि ये Fe3O4 वापस से रिएक्शन करेगा फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो मैं उसके आगे का रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या बताया कि Fe3O4 जो है वापस से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद FeO, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड था, ये कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन करेगा। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा अपचयन हुआ यहाँ पे, क्योंकि इसके कुछ ऑक्सीजन जो यहाँ पे बाहर निकल गया। अब फाइनली जो FeO बना है ये वापस से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, CO के साथ रिएक्शन करेगा, और ये जो है पूरी तरीके से इसका अपचयन होगा और बनेगा Fe प्लस CO और O मिला के बना देगा CO2। ठीक है, तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि जो कार्बन था वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बदला, जो कि पूरे जो लोहे का अयस्क था उसका अपचयन किया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होते गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पे हुआ, जिसमें क्या हुआ? इसका अपचयन होने का, जो हमारा अयस्क है उसका अपचयन हुआ। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, और ये पूरे लैंग्वेज को भी नोट डाउन करते चलना है कॉपी में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब 900 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो लास्ट स्टेप में हमको जो ये लोहा मिल रहा है, ठीक है, इसमें कुछ कार्बन की मात्रा भी होती है। ठीक है, तो इस स्टेप में जो लोहा हमको लास्ट में मिल रहा है Fe, इसको हम स्पंज आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज आयरन। मैं कहाँ लिखूँ? हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पंज आयरन। ठीक है, इंग्लिश में इसको स्पंजी आयरन भी कह सकते हो, SPONGY, स्पंजी आयरन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 900 से लेके 1200 डिग्री टेम्परेचर के बीच में क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा आया क्या, इसको कहते हैं हम धातुमल क्षेत्र। ये 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में होता है, जिसको हम स्लैग जोन या फिर धातुमल क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ तक हमने लिया था 900 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 900 और 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर जो होता है, इसके बीच के क्षेत्र को हम धातुमल क्षेत्र या स्लैग जोन के अंदर रखते हैं। अब देखिए इस क्षेत्र के बीच में क्या होता है कि क्योंकि हम जो ऊपर से ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हमने डाला था। ठीक है, ये क्या था? हमारा चूना पत्थर था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या था? चूना पत्थर था। तो ये चूना पत्थर जो है ये 900 से, क्योंकि इसको टूटने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये टूटेगा कब? जब 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पे जब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर पहुँचेगा तब इसका क्या होगा? अपघटन होगा। ठीक है, मतलब ये टूटेगा। तो देखिए कैसे टूटेगा। इस टेम्परेचर के बीच में जब कैल्शियम कार्बोनेट आया, मतलब CaCO3 आया, तो इतना टेम्परेचर पाते ही ये टूट गया। किस में टूटा भाई? तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये टूट हो गया, ब्रेक गया। ठीक है, ब्रेक हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये तो हमारा चूना है एक्चुअली। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स या फिर गालक। ठीक है, गालक। देखिए क्योंकि जो हमारा क्या बोलते हैं अयस्क था, क्या था अयस्क भाई? Fe2O3। इस अयस्क के अंदर अशुद्धि के रूप में सिलिका ऑक्साइड होता है। सिलिका ऑक्साइड जिसको हम रेत कहते हैं, ये रेत जो है अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, और इस अशुद्धि को दूर करने के लिए ही इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला गया था, ताकि ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे अपघटित हो। अपघटन के पश्चात एक हमको फ्लक्स मिले, गालक मिले, कैल्शियम ऑक्साइड। ये गालक क्या करता है? इस सिलिका ऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है धातुमल के रूप में।
ठीक है। तो हम इसको पहले अपघटन हुआ, अपघटन होने से कैल्शियम ऑक्साइड बना, और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये हमारा रेत जो था अशुद्धि के रूप में उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 सिलिका ऑक्साइड या रेत, इसके साथ रिएक्शन किया और बनाया CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ये कैल्शियम सिलिकेट जो है इसी को हम कहते हैं एक धातुमल है। ठीक है, धातुमल या फिर स्लैग। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये इस स्टेप के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर, इस जोन के अंदर हुआ क्या, क्योंकि धातुमल का निर्माण हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सिलिका ऑक्साइड नामक जो अशुद्धि था वो धातुमल के रूप में बाहर हो गया, और इस धातुमल को निकालने के लिए किसकी आवश्यकता थी, एक फ्लक्स की आवश्यकता था, गालक का, जो कि क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ। और कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से मिला, कैल्शियम कार्बोनेट से। इसीलिए शुरुआत में कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है। ठीक है, ताकि जो हमारा अशुद्धि है वो धातुमल के रूप में बाहर निकल जाए। तो ये था हमारा धातुमल क्षेत्र के अंदर का। ठीक है, तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है तीसरा, अब 1200 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या हो रहा है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में होता है दहन और गलन क्षेत्र, इसको कहते हैं बर्निंग एंड मेल्टिंग जोन। इसमें जो हमारा लोहा रहेगा वो पूरी तरीके से पिघल जाएगा। ठीक है, ये जो लोहा हमको मिला था पहले स्टेप के अंदर, ये क्या हो जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसलिए हम इसको गलन क्षेत्र और दहन क्षेत्र, और यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर कितना हो जा रहा है भाई, टेम्परेचर हमको 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस। तो मैं ये 1200 डिग्री सेल्सियस ये है, और ये जो हमारा 1600 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इतना हो जा रहा है। इसके क्षेत्र इस जोन में दहन और गलन की प्रक्रिया हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब शुरुआत में हम यहाँ पे कोक मिलाए थे। ठीक है, इस कोक, यहाँ पे जो हम कोक मिलाए मतलब एक कार्बन था ये, और नीचे से ऑक्सीजन जा रहा था। तो एक कोक क्या था कि कोक जो है जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, साथ ही साथ कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो लोहा है और इसके बीच में जो हमारा Fe2O3 जब पहुंचा तो इसका तो यहीं पे अपचयन हो चुका था, और आयरन यहाँ पे पहुंचा तो ये आयरन जो है पूरी तरीके से मेल्ट हो गया, पिघल गया इस क्षेत्र के अंदर आते ही। ठीक है, और यहाँ पे जो हमको आयरन मिला उसमें कुछ कार्बन की मात्रा भी होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में 1200 से मतलब दहन और गलन क्षेत्र के बीच में जब हमारा पिघला हुआ आयरन आया तो इसमें कुछ कार्बन की मात्रा भी होता है, और ये कार्बन जो है इस लोहे को, पिघले हुए लोहे को संतृप्त करने का कार्य करता है। ठीक है ना, क्या करता है, संतृप्त करने का कार्य। तो यहाँ पे जो हमको पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है उसको हम कच्चा लोहा या फिर पिग आयरन भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, देखिए फिर से मैं बताता हूँ कि यहाँ से अपचयन, लोहे का अपचयन तो हमारा शुरुआत वाले क्षेत्र में हो गया था 400 से 900 डिग्री सेल्सियस में। जब वो यहाँ पे आया 1200 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस में तो वो पिघल गया, और उस पिघले हुए लोहे में कुछ कार्बन की मात्रा भी थी जो कि लोहे को संतृप्त करने का कार्य करता है। तो यहाँ से जो हमको लोहा प्राप्त हुआ उसको हम कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे पहले भी हमने देखा था कि धातुमल क्षेत्र बनाए थे, तो उसमें धातुमल का निर्माण हुआ था। धातुमल क्या था, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। ठीक है, ये कैल्शियम सिलिकेट जो है एक धातुमल है जिसका वजन या फिर भार क्या होता है, जो शुद्ध पिघला हुआ लोहा होता है उससे कम होता है। ठीक है, इसीलिए जो शुद्ध ये पिघला हुआ लोहा होता है वो नीचे बैठ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला क्षेत्र में जो होता है ये हमारा पिघला हुआ लोहा आ जाता है। ठीक है, और क्या कि जो हमारा धातुमल होता है, ये धातुमल जो है ये ऊपर में फ्लोट करते रहता है। यहाँ पे ये धातुमल है। ठीक है, ये वाला पार्ट में जो है धातुमल है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, नीचे हमारा क्या था, लोहा पिघला हुआ, और ये ऊपर में धातुमल। धातुमल जो है ये लोहे के ऊपर तैरता हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि जो धातुमल होता है लोहे से हल्का होता है, और इस प्रकार जो धातुमल के लिए जो आउटलेट होता है वो ऊपर की ओर होता है, और यहाँ से धातुमल बाहर निकल आता है, और जो हमारा पिघला हुआ लोहा रहता है उसका वो नीचे की ओर होता है, तो नीचे उसके लिए पिघले हुए लोहे के लिए एक आउटलेट होता है, तो यहाँ से लोहा को निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रोसेस हुआ किसके अंदर, दहन तथा गलन क्षेत्र के अंदर हुआ। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या क्या हुआ एक बार मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ कि पहले हमने यहाँ पे देखा कि जो कार्बन था वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया,
अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन जो था ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले बनाता है, फिर कुछ कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ठीक है। और साथ ही साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब ये प्रोसेस जो है चलते रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्या कर सकता है, कार्बन के साथ रिएक्शन करके फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो ये प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है, यहाँ पे देखिए जो भी वेस्ट गैसेस निकल रहा था, जैसे अशुद्धि के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और फिर आर्सेनिक ऑक्साइड भी निकल रहे थे, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे बना होता है ऊपर साइड आउटलेट, ठीक है। और यहाँ पे तो हमने देख लिया कि पिघला हुआ लोहा और धातुमल को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है हमारा शुद्ध लोहे को प्राप्त, यहाँ तक जो हमारा धातु जो है पिघले हुए रूप में प्राप्त हो गया। यहाँ से जो पिघला हुआ धातु प्राप्त हुआ ये भी पूर्णतः शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें कार्बन की मात्रा अभी भी उपस्थित है, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादातर अशुद्धियाँ तो नहीं है, लेकिन कार्बन इसमें उपस्थित है। इस कार्बन युक्त जो लोहा था उसी को हम क्या बोल रहे थे, पिग आयरन, यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। पिग आयरन हम इसको कह रहे थे, ठीक है। यहाँ से मतलब हमको आयरन तो मिल गया, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप में पहुँचते हैं जो कि चौथा है, ठीक है। इस चौथे स्टेप के अंदर हम देख रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन, मतलब लोहे का शोधन, ठीक है, या रिफाइनिंग ऑफ आयरन। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा लोहा जो है हमारा ये तो पिघले हुए रूप में हमको प्राप्त हो ही गया, ठीक है। अब उसको जो उसमें जो थोड़ा बहुत अशुद्धियाँ हैं उन अशुद्धियों को दूर करना है, ठीक है। तो देखिए जो लोहा होता है उसका शोधन या फिर प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग विद्युत अपघटनी विधि या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा, विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा। और इस विधि को भी मैं पीछे के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, तो आप वहाँ जाकर भी एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बस फटाफट बता रहा हूँ कि होता क्या है। देखिए जो हमको यहाँ से लोहा मिला, ठीक है, उसको एक रॉड के रूप में पहले बना दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लोहा जो अभी भी अशुद्ध है, पूर्णतः शुद्ध नहीं है। एक रॉड के रूप में बना दिया जाता है, एक छड़ के रूप में, और इसको यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, ये हमारा अशुद्ध है, इसको एनोड बना दिया जाता है, ये ठीक है, ये हमारा अशुद्ध लोहा वाला है। और लोहे का ही एक शुद्ध लोहे का यहाँ पे एक कैथोड बना दिया जाता है। ये एनोड है, अशुद्ध लोहे का एनोड, ठीक है। यहाँ पे अशुद्ध लोहा है, इसका एनोड, और जो शुद्ध लोहा होगा उसका कैथोड बना दिया जाता है। बीच में बैटरी लगा के जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो होता यह है कि यहाँ का जो इसमें, क्योंकि अशुद्ध लोहा है, इसमें कुछ कुछ अशुद्धियाँ भी है, तो शुद्ध लोहा इसमें पिघलता हुआ फिर इससे मतलब मेल्ट होता है और आयन के रूप में आके ये जो हमारा शुद्ध लोहा होता है इसके ऊपर आके डिपॉजिट होने लगता है, ऐसे जमा होने लगता है, ठीक है। और जब ये पूरा जो है ये पिघल के इसके ऊपर चिपक जाता है, जब ये तैयार हो जाता है पूरा, तो ये वाला धीरे धीरे मेल्ट होकर गायब होने लगता है और अशुद्धियाँ जो है यहाँ पे नीचे जमा होने लगता है। अशुद्धि इसमें जो उपस्थित था नीचे जमा होने लगता है, जिसको हम एनोड मड या एनोड पंक कहते हैं। और जो यहाँ पे शुद्ध लोहा जो था ये इस विलयन के साथ इस सॉल्यूशन, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी लोहे का ही होता है, लोहे का एक सॉल्ट होता है, ठीक है ना। आयरन का एक सॉल्ट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पे भर देते हैं। यहाँ पे जो लोहा है इस आयन से, इस विलयन से होते हुए ये हमारा जो कैथोड है उसके ऊपर चिपक जाता है। और ये प्रक्रिया जब पूरा होता है तो ज़्यादातर जो लोहा होता है इसके ऊपर चिपक जाता है, बाद में हम इस कैथोड को बाहर निकाल के शुद्ध लोहा को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है विधि जो है, ये पूरा जो प्रोसेस था लोहे के शोध, लोहे के निष्कर्षण से संबंधित था, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन से संबंधित था। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बता सकते हैं। और चलिए इसको आप अच्छे से पढ़ें, नोट डाउन करें। मिलते हैं आगे की वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।